Good evening. I CA Kirti Joshi welcomes you all in today's webinar. And the subject for today's webinar is very important. It's prosecution under Income Tax Act in TDS and additional cases. And we have a very learned speaker and very good friend of mine, CA Pankaj Ji Shah. और मेरे ख्याल से पंकज जी शाह साहब की एज सच तो कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी पंकज भाई जो हैं, मैं बिल्कुल औपचारिक नहीं रहूंगा पंकज भाई इंट्रोडक्शन में। पंकज भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बाल सखा बोल सकते हैं। और सीए, सीएस, एलएलबी, बीबीए, पीएचडी परस्यूइंग, इंसॉल्वेंसी और वैल्यूएशन, इन सब डिग्रियों पे जो है अपना वरद हस्त लेने के बाद पंकज भाई अब पीएचडी की तरफ अग्रसर हुए हैं। इंदौर ब्रांच के पास्ट चेयरमैन, सिकासा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पद को सुशोभित कर चुके हैं पंकज भाई। साथ में टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन में भी जो है पंकज भाई अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और 300 से ज्यादा सेमिनार्स अभी तक जो है पंकज भाई एड्रेस कर चुके हैं एज ए नेशनल स्पीकर। With these words, I welcome Pankaj Bhai in this webinar, and without taking much time, I request to Pankaj Bhai, over to you, Pankaj sir. धन्यवाद कीर्ति भाई। आज का जो टॉपिक मुझे इंदौर ब्रांच ने प्रदान किया है, वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऑडिट करते हैं, पेनल्टीज के रिप्लाई बनाते हैं, पर प्रोसिक्यूशन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत ज्यादा डील नहीं करते। और वर्तमान में हाल ही में कई सारे केसेस जो मुझे प्रोसिक्यूशन के देखने में आए हैं, इसलिए मैंने कीर्ति भाई को सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे हमें एक सेशन करना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल रिप्लाई हमारे रहते हैं उनमें कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो उसका खामियाजा क्लाइंट्स को आगे भुगतना पड़ता है। और ये हमारे बीच में डिफरेंस है। जो रिप्रेजेंटेशन हम बेसिक स्टेज पे कर सकते हैं, शायद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हम लॉयर्स की बात करें, उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्सपेक्टिव कुछ अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होता है। हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चोरी, लूट मार, मर्डर के जैसे बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उसमें भी आदमी बेल पे छूट जाता है, लंबे समय तक छूट जाता है। पर जब हमारे फाइनेंशियल मैटर जाते हैं उनके सामने, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। अगर हमारे किसी केस में कोई एडिशन हो गया या कहीं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में डिले हो गया, अरे टीडीएस के पेमेंट में थोड़ा सा अगर डिले हो गया तो उन केसेस में भी उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध किसी टैक्स पेयर ने कर दिया है, और उसके ऊपर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा के प्रावधान है। और कई केसेस में सजा सुना भी दी गई है। कई केसेस में कंपनीज होती हैं, कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर को पता भी नहीं कि कोई छोटा मोटा एडिशन हो गया, ट्रिवियल डिफॉल्ट हो गया, पर उसकी जिस प्रकार से सजा प्रोसिक्यूशन में मिल रही है। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब प्रोसिक्यूशन बहुत ही विरला हुआ करता था। रेयरली जहां हैबिचुअल डिफॉल्टर्स हैं, कोई ऐसे अनोखे सिचुएशन है, वहीं हमें प्रोसिक्यूशन देखने में मिलता था। पर अब जिस तर्ज पर, जिस तेजी से प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को इस विषय में, इस सब्जेक्ट में अपडेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक बेसिक टॉक प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले हमने देखा विगत में कुछ समय पहले पेनी स्टॉक के केसेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जहां एडिशन हुए हैं, उन केसेस में बहुत सारे प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुए हैं। कई केसेस जहां टीडीएस में डिले हैं, उन केसेस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुए। टीडीएस में डिले मतलब हमने टीडीएस का पेमेंट जरूर कर दिया, पर वो पेमेंट करने में 2 महीने या 3 महीने का डिले हो गया। अब अगर डिले है, पेमेंट पूरा कर दिया, विद इंटरेस्ट कर दिया, फुल कंप्लायंस है, हमारे पार्ट में कंप्लायंस कुछ नहीं बचा, और पता चला 3-4 साल बाद हमको नोटिस आ रहा है कि भैया ये प्रोसिक्यूशन का जवाब दीजिए। और जब हम प्रोसिक्यूशन का जवाब देने जाते हैं तो वो तो कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, आप कंपाउंडिंग में चले जाएं। आप कहेंगे कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां पर भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो रहा है वहां पर एक ह्यूज मॉनेटरी फाइन देकर आप इस प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। प्रोसिक्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो एडिशन हुआ, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडिशन हुआ, उस केस में क्या कंपाउंडिंग होगी, और दूसरा टीडीएस डिफॉल्ट की बात होती है।
तो टीडीएस में अगर डिले है तो उस केस में भी एक कंपाउंडिंग का अलग फॉर्मूला है। पहले हम समझे कि अगर किसी एसएससी ने 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको, जिसके ऊपर आप मान के चले कि वो 30% का रेट अगर लगाते हैं, तो 20 लाख के ऊपर 30% लगाया तो 6 लाख रुपए का टैक्स होता था। ये हम बात कर रहे हैं प्री 115 बीबी रिटर्न की। अब आप समझे इसमें क्या पोजीशन होगी। अगर मेरा 20 लाख का एडिशन हुआ और 20 लाख पे आप मान के चले कि 6 लाख का मुझे टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो 6 लाख का टैक्स प्लस इंटरेस्ट पूरा भरना है। अगर कोई अपील लगा रखी है, अपील को विड्रॉ कर लेना है मुझे। फिर जितना टैक्स है उसका 100 से 300% जो पेनल्टी लगती थी हमारी, तो आप मान के चले मिनिमम 100% पेनल्टी लगाना कंपलसरी है उसमें। तो 6 लाख का टैक्स, 6 लाख की पेनल्टी, ये हो गए 12 लाख प्लस 6 लाख जितनी पेनल्टी है उसके इक्विवेलेंट कंपाउंडिंग फी डिपार्टमेंट चार्ज करता है, तो ये हो गए और 6 लाख। तो ये हो गए 6 या 18 प्लस लाख 2 लाख रुपए डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस और डिपार्टमेंट के लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन लिया और प्रोसिक्यूशन की तैयारी करी, उसकी फी। तो 20 लाख के एडिशन पे 20 लाख की कंपाउंडिंग फी लगती है और तब जाके केस कंपाउंड होता है और प्रोसिक्यूशन से हम मॉनिटरी बाहर आ पाते हैं। तो ये एक बहुत ह्यूज कंपाउंडिंग कॉस्ट है। इस वजह से प्रोसिक्यूशन के जो केसेस हैं उनमें कंपाउंडिंग में पहले लोग कम जाते थे। पर समस्या क्या होती है, कई केसेस मैंने ऐसे देखे जहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हुआ था वो फीमेल को हुआ। किसी भी परिवार में जैसे कोई नॉन अर्निंग बहन बेटी है या वाइफ है या माता जी है, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब उनके बच्चों ने उनके अकाउंट में ट्रेड किया होगा, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको हुआ। उन्होंने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जाम क्लेम किया, एडिशन हुआ और एडिशन होने के तुरंत बाद ही प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया। अब ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च जो इन केसेस में हुआ है, उन केसेस में कैसे डील करें। तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ, उसमें कंपाउंडिंग में जा सकते थे, पर जैसा मैंने आपको बताया अगर 20 लाख का कैपिटल गेन है तो पूरे 20 लाख रुपए की पेनल्टी हमको बियर करना पड़ेगी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। टीडीएस की बात करें तो टीडीएस में अगर सपोज 3 महीने का डिले है और हमने 1% पर मंथ के हिसाब से पूरा इंटरेस्ट पे कर भी दिया है, उसके बाद भी हमें जो प्रोसिक्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो पैनल इंटरेस्ट लगेगा और दैट पैनल इंटरेस्ट इज 3% पर मंथ अगर 1 साल का प्रोसिक्यूशन है। पर कभी ऐसा होता है कि 2-3 सालों में अगर इस तरीके के डिलेस हैं तो पहले साल तो 3% पर मंथ से लगेगा, उसके बाद में 5% पर मंथ। प्रोसिक्यूशन कंपाउंडिंग में अगर आप जाएंगे तो 5% पर मंथ प्लस एडिशनल चार्जेस दें तो वो भी अपने आप में बहुत ह्यूज लायबिलिटी आ जाती है। मतलब जो एक मिड साइज कंपनी है तो 5, 10, 15 लाख रुपए की लायबिलिटी कंपाउंडिंग की आना बहुत स्वाभाविक है। उसमें कंपाउंडिंग जो टीडीएस के मैटर में हमारा क्वांटम का मैटर है, एडिशन हुआ तो एडिशन अमाउंट के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाता है, क्योंकि टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस अमाउंट इक्वल टू पेनल्टी एज अ कंपाउंडिंग चार्जेस, ये हमको पेनल्टी लगती है। दूसरी तरफ टीडीएस में 3% पर मंथ और 5% पर मंथ के हिसाब से पेनल चार्जेस लगते हैं कंपाउंडिंग करवाने के लिए टीडीएस के। ये भी अपने आप में बहुत समस्या की बात है, इसके ह्यूज चार्जेस हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, एक बहुत अच्छा किस्सा मैं शेयर करूंगा। मैंने कुछ सालों पहले टीडीएस के कुछ अवेयरनेस सेमिनार्स किए थे जिसमें प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज पे मैंने कुछ सेशन लिए थे डिपार्टमेंट की तरफ से। वहां एक कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि भैया आज का समय इतना खतरनाक हो गया है, सिस्टम से सारे नोटिस ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। बोले आपको यकीन नहीं होगा, मेरे खुद के नाम का नोटिस इश्यू हो गया। बोला आपका नोटिस क्यों इश्यू होगा था? तो बोले हम लोग को डिपार्टमेंट में कुछ केसेस में टीडीएस डिडक्ट करते हैं और जहां डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा तो उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर कमिश्नर को बना देते हैं। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मुझे प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया, ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट की तरफ से टीडीएस भरने में डिले हुआ और बोले प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पर मुझे नोटिस आ गया कमिश्नर को, मेरे जूनियर ऑफिसर का ऑटोमेटिक साइन किया हुआ नोटिस कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों ना लॉन्च कर दिया जाए। तो ये आज के समय में टेक्नोलॉजी का है कि सिस्टम से जो भी टीडीएस रिटर्न अपलोड हो रहे हैं उस बेस पे सिस्टम ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट कर देता है प्रोसिक्यूशन के। जिन भी केसेस में 2 महीने से ज्यादा डिले है या अमाउंट ज्यादा है, उन केसेस में अमाउंट अगर 25 लाख से ज्यादा है,
जो टीडीएस लेट पे किया है उसका, तो उन केसेस में ऑटोमेटिक प्रोसिक्यूशन के नोटिस सिस्टम से जनरेट होके आ रहे हैं और वो नोटिस इश्यू हो रहे हैं असेंबलीज को। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्रिया का पहला पार्ट है कि नोटिस इश्यू किया। ये नोटिस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कंपनी अगर असेसी है तो कंपनी को, और अगर कंपनी असेसी है तो कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को सेपरेट नोटिस इशू करना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 के अंदर, तो जहां पर भी कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको सेपरेट नोटिस इशू करना जरूरी है। अगर ये नोटिस इशू नहीं किया तो फिर वो भी एक चैलेंज हम ले सकते हैं जब भी इस तरीके के प्रोसिक्यूशन केसेस को डील कर रहे हैं तब। देन हमारे पास नोटिस आ गया, अब हमें जवाब देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और स्किल का काम है। ये जो जवाब देना है, नॉर्मली हम लोगों को आदत होती है 2-3 पेज में शॉर्ट एंड स्वीट हम जवाब दे देते हैं, पर यहाँ पर कुछ ट्रिक्स ऑफ ट्रेड यूज करना जरूरी है। यहाँ पर हम अगर जितना शॉर्ट रिप्लाई देंगे तो उतना उनके लिए आसान होगी, वो 1 मिनट में डिस्कस कर देंगे। वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने आप में एक ऐसा फोरम है जहाँ पर एक अलग माहौल होता है, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। उन लोगों को लॉ में तो ठीक है, आपने 10 केस लॉ लिख दिया, वो लिख देते हैं कि बोरा भर के केस लॉ प्रस्तुत किए गए जो इस केस से संबंधित नहीं है करके एक लाइन में डिस्टिंग्विश कर देते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए आता है क्योंकि लॉयर्स और जजेस हेट फिगर्स, और जहां हमने फिगर्स से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, फिगर्स से क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग एस्पेक्ट को लेके आ गए, फिर उनको लगता है कि यार ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसमें तो प्रोसिक्यूशन नहीं बनता, और प्रोसिक्यूशन वही बचाने के लिए हमें एक एज मिल जाती है। तो हमारा जो सीए वाला माइंड है और सीए का जो नॉलेज है उसको हमको यहाँ पर इंफ्यूज करना है, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करवाने के अंदर। अब प्रोसिक्यूशन का जो नोटिस आया था उसका जवाब हमने दे दिया। जवाब किसे देंगे, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को देंगे। उस जवाब को कंसिडर करते हुए कमिश्नर या तो प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप कर देगा या कमिश्नर उस प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन कर देगा, प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देगा। जैसे सैंक्शन किया तो उस सैंक्शन के साथ में एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल हो जाती है। तीसरा, क्या सीआईटी ये कर सकता है कि ना सैंक्शन करे ना ड्रॉप करे, बीच में रख दे। ऐसे केसेस में एडवांटेज ये होता है कि अगर 6 महीने तक उसने ड्रॉप नहीं किया तो हम ये मान लेते हैं उसके अंदर कि वो प्रोसिक्यूशन खत्म हो गया। उनकी इंटरनल गाइडलाइंस है कि उनको 6 महीने में ड्रॉप करना था। अगर 6 महीने में उन्होंने ड्रॉप फाइल नहीं किया प्रोसिक्यूशन, तो उस केस में फिर हम ये बोल सकते हैं कि बोर्ड के इंटरनल इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स जो बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट अथॉरिटीज पे, उसका फॉलो नहीं हुआ तो ये अपने आप में कंप्लेंट ही इनवैलिड है। और नॉर्मली अगर 6 महीने में नहीं किया तो वो लोग फिर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करते। तो एक तो ये टाइम कंसेंट हो गया। तो ये हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन जो सैंक्शन होता है, कमिश्नर सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है, कमिश्नर उस प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करेगा। उसके बाद जो एओ रहेगा वो पर्सनली एओ के नाम से कंप्लेंट फाइल होती है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जब भी प्रोसिक्यूशन होता है, अब यहाँ पर जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉन्च हो जाता है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छा वकील who is well acquainted with this kind of financial cases उसको हायर करें हम, क्योंकि वो फिर फैक्ट्स के साथ में उसको प्रॉपर्ली वहां पर रिप्रेजेंट कर पाता है। और जैसे ही कंप्लेंट फाइल हो गई, इसमें फिर हमें बेल लेना पड़ती है सोसाइटी की। बेल के लिए या तो हम बॉन्ड रख दें या कोई रजिस्ट्री है हमारी, वो रजिस्ट्री लेके जाए, एफिडेविट कुछ होते हैं और एक बेल होती है। बेल के लिए फर्स्ट हियरिंग में जब हम प्रेजेंट होंगे एंड एक बेल की एप्लीकेशन फाइल होती है, बेल की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जैसे वो बेल की एप्लीकेशन फाइल हुई, एक शॉर्ट समरी आर्गुमेंट जिसमें हमें पेश होना होता है, उन आर्गुमेंट्स के बाद में फिर वो 10,000 के मुचलके पे या 20,000 के मुचलके पे हमको बेल ग्रांट कर देते हैं। अब उसमें विटनेस की भी जरूरत होती है। जब ये बेल ग्रांट हुई तो कुछ फैक्चुअल या ट्रिक्स ऑफ ट्रेड में आपको बताऊं कि कई लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टी को रख देते हैं उसके अंदर। हमारी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को हम जमानत के तौर पे रखते हैं, पर इसके बजाय इट इज एडवाइजेबल कि हम प्रॉपर्टी के पेपर रखने के बजाय 20,000 के बॉन्ड करवा के रखवा दें, ताकि 20,000 इज नॉट अ मटेरियल अमाउंट, पर ये बॉन्ड रखवा के करा दिए तो वो बॉन्ड बाद में लिक्विडेट हो नहीं हो उसकी उतनी समस्या नहीं होती। पर अगर हमने कोई प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए और बाद में वो प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करवाना है हमें या उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो उसको एक्सचेंज कराना है, तो वो अपने आप में फिर एक टीडीएस जॉब हो जाता है। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसके बजाय आप बॉन्ड करवा दें और बॉन्ड करवा के उसको मुचलके के रूप में, जमानत के रूप में रख दें। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन दिस काइंड ऑफ केसेस। द
चाहे वो टीडीएस के केसेस हो या आपके फाइनेंशियल एडिशन वाले केसेस। एक और चीज होती है कि जैसे ही कंप्लेंट फाइल हो गई तो उस पूरी कंप्लेंट की कॉपी हमको मिल जाती है। अब अगर हमें लग रहा है कि प्राइमा फेसी इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, प्राइमा फेसी ये कंप्लेंट इलीगल है, इस कंप्लेंट के अंदर जो प्रोसीजर का फॉलो नहीं हुआ और हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कई बार होता है कि हम केस जीत भी जाते हैं, तो उस केस में एक हमारे पास रेमेडी होती है कि या तो हम ट्रायल प्रोसीजर से गुजरे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल प्रोसीजर होता है पूरा, जिसमें सुनवाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें लगता है कि ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत किया उन्होंने, बहुत ही इलीगल है, प्राइमा फेसी सस्टेन होने लायक नहीं है, तो सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हम सीधे हाई कोर्ट के अंदर इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट एफआईआर को क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब ये एप्लीकेशन सेक्शन 482 के तहत लगाई जाती है तो हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग होती है, इमीडिएटली हियरिंग आ जाती है। हाई कोर्ट इसमें दो चीजें कर सकती है, या तो प्रोसिक्यूशन को स्टे कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज प्रोसिक्यूशन को स्टे कर दे, या 482 में क्वेश कर दे। तो वो 482 में क्वेश हुआ तो वो कंप्लेंट अपने आप कैंसिल हो जाती है, पर ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है सेक्शन 482 के अंदर। 482 में हमें तभी जाना चाहिए जब हमें लग रहा है कि नहीं, वास्तव में केस ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है और उसमें एओ ने कई सारे ट्रिवियल डिफॉल्ट करे जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन सस्टेन नहीं हो सकता। अदरवाइज हाईकोर्ट जाना एडवाइजेबल नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि जब भी वो कोई एडिशन हो या अमाउंट हो, उसको हम एडमिट ना करें, उसके अगेंस्ट में या तो कोई अपील फाइल कर दें या कोई प्रोसीजर पर रेक्टिफिकेशन फाइल कर दें, और जब तक ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है हम एक एप्लीकेशन डाल दें कि इसको ट्रायल को पेंडिंग किया जाए। गॉन आर दोस डेज व्हेन ट्रायल के लिए 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल निकल जाते थे और ट्रायल में नंबर नहीं आता था। पर अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फास्ट हो रही हैं, इवन दिस virtual courts has come as a blessing in disguise for them। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल पास कर पा रही हैं और उसकी वजह से केसेस भी जल्दी आ रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट वी शुड नॉट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कई लोगों का देखा गया कि कोई अच्छा लॉयर करने के बजाय किसी को भी इस तरीके का केस दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार भी किसी को सजा सुना दी गई इसके अंदर, तो फिर जमानत देना, हाईकोर्ट से क्वेश करना, और इतने छोटे ऑफेंसेस जिसमें हमने कभी सोचा नहीं, उनमें भी इंसान को जेल जाना पड़ सकता है, टैक्स पेयर को जेल जाना पड़ सकता है, जो उसके परिवार के लिए विच इज अ वेरी बिग थिंग, एक उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ता है। तो ये तो हो गया 482 हमने डिस्कस कर लिया। अब ट्रायल कोर्ट में बात है, ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह से आर्गुमेंट होंगे, उसमें भी दो चीजें होती है, या तो कन्विक्ट हो जाए या उसको डिस्चार्ज मिल सकता है। डिस्चार्ज दो तीन तरीके से मिल सकता है कि या तो प्रूव कर दे कि वो उसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसको कंप्लेंट से उसका नाम हटा देंगे और दूसरे लोगों का सस्पेंड कर देंगे, या अगर एडिशन डिलीट हो गया तो उस केस में भी हम ये कर सकते हैं कि ये जो बेसिस है यही चला गया इसका, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन सस्पेंड नहीं होना चाहिए, और उस केस में भी डिस्चार्ज हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल जाता है। या कई बार ये होता है कि सीबीडीटी सर्कुलर आ गए बाद में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए, तो उन केसेस से भी डिस्चार्ज मिल सकता है। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होते हैं, इसके जो प्रोविजन है सेक्शन 276C, 276B, इन सब प्रोविजन में 277 में, इन सब में रीजनेबल कॉज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर हम कहीं भी प्रूव कर दें कि ये जो भी डिफॉल्ट हुआ है देयर वाज अ रीजनेबल कॉज बिहाइंड दिस डिफॉल्ट, तो उन केसेस में फिर प्रोसिक्यूशन सस्टेन नहीं करेगा। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें रीजनेबल कॉज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू ड्रॉप दिस कंप्लेंट। अब ये तो हमने बात कर ली कि प्रोसिक्यूशन का एक ओवरव्यू हमने ले लिया, इसमें जजेस की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप पूरी तरह लीगल रिप्लाई देंगे, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देंगे, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ कन्विक्शन। इसलिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम रिप्लाई बनाएं और उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स ला दें, उन्होंने जो दिया है उसको तोड़ दें, तभी हमारे केसेस में हमको सक्सेस मिल सकती है। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू सम ऑफ द रिप्लाईज। कुछ केसेस में मुझे डील करने का मौका मिला, जैसे मैंने टीडीएस प्रोसिक्यूशन की बात आपको करी, तो उसका एक रिप्लाई मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आई होप दिस रिप्लाई इज विजिबल टू यू। इस रिप्लाई के अंदर
लेट मी सी, अब ये प्रोसिक्यूशन का रिप्लाई दे रहे हैं, तो पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि दिस रिप्लाई शुड नॉट बी वेरी स्मॉल रिप्लाई, या कई बार हम लोग ये करते हैं कि हमारा रिप्लाई तो जो है हमने केवल फॉर एग्जांपल एक पेज या दो पेज का कर दिया। हमारा रिप्रेजेंटेशन भी लीगल होना चाहिए, तो डबल लाइन स्पेसिंग इंश्योर करें, उसके अंदर फॉन्ट सिलेक्शन प्रॉपर करें, असेसी के बारे में कुछ बताएं। उसके बाद में जैसे टीडीएस जिले का एक केस में आपको शेयर कर रहा हूँ, उनके बाद से लिस्ट आ गई 15-20 पेजेस की, इतनी डिले है। अब जब हमने देखा कि उन्होंने लिस्ट बनाई, तो पहले तो ये हमको देखना पड़ा कि यार इन्होंने लिस्ट बनाई कैसे। अब प्रोसिक्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि वो लिस्ट बनाते हैं, तो वो टीडीएस डिले में, अगर आप सब जानते हैं कि अगर एक दिन का भी डिले हो जाए, 7 अप्रैल के बजाय हमने अगर 8 अप्रैल को जमा किया, तो 2 महीने का ब्याज हमको लग जाता है, वो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो ऐसे केसेस में वही लॉजिक क्या प्रोसिक्यूशन में भी ये लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इसके लिए जैसे मैंने कुछ केसेस में एनालाइज किया, अब यहाँ आप देखेंगे तो इन प्रोसिक्यूशन के केसेस के अंदर हमने ऐसे केसेस डिपार्टमेंट को बताया कि डिपार्टमेंट जो डिले बोल रहा है वास्तव में उतना डिले है नहीं, ये कई सारी पार्टीज को अलग अलग अमाउंट पे किया हमने। अब ये डेट है ऑफ बुकिंग, ये डेट ड्यू डेट हो गई कि 8 जनवरी 2018 ड्यू डेट है, और हमने 18 जनवरी को पे किया, तो डिपार्टमेंट का सिस्टम बता रहा है कि यार 2 महीने का डिले है, पर वास्तविक में डिले कितना है? केवल 10 दिन। अब डिपार्टमेंट का सिस्टम 2 महीने का डिले क्यों बता रहा है? क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपटीशन जिस तरीके से होता है डिपार्टमेंट का, उन्होंने सेम फॉर्मेट में उनकी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम देखें, हम एनालाइज करें, और उसके बाद हम बताएं कि बॉस ये डिले जो आप दे रहे हो ये गलत है, डिले के लिए कोई फॉर्मूला इसमें नहीं दिया है, तो नॉर्मल एरिथमेटिकल जो भी है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2-5 पेज के ऐसे इलस्ट्रेशन कर दें कि जितने आपने डिले बताया वो सब गलत है। तो जैसे 10 दिन का डिले बताया तो वास्तव में 2 महीने है, कुछ केसेस में 15 दिन के डिले में 2 महीने दिखाया है, कुछ केसेस में 1 महीना और 17 दिन का डिले है तो उसको 3 महीने कंसिडर किया जा रहा है, कुछ केसेस में 27 दिन के डिले को 3 महीना कंसिडर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग इस तरीके के एग्जाम्पल, कुछ केसेस में 1 महीना 27 दिन के डिले को 4 महीने दिखाया है, 2 महीने का डिले है उसको 5 महीने दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से जैसा आपने देखा कि ये डिले, ये जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, हम लोग कई बार इस पर ध्यान नहीं देते, हमने सोचा कि यार डिपार्टमेंट ने कंप्यूट करके दिया है तो सही ही होगा, पर ऐसा वास्तव में प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है। इसलिए वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो हमें कहीं भी गलती को स्वीकार नहीं करना है, हमें अलग अलग रीजन दिखाने हैं, हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि क्या क्या गलती थी। जैसे एक साल में जीएसटी आया, तो जिस साल जीएसटी आया तो अब हमें थॉट प्रोसेस देना है। जीएसटी आया, उसमें रिवर्स चार्ज आया, फिर रिवर्स चार्ज चला गया, तो हमारा सॉफ्टवेयर कई बार मॉडिफाई हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ड्यू टू टेक्निकल बग्स हमारे सॉफ्टवेयर को कई बार अमेंड करना पड़ा जीएसटी की वजह से, तो उसकी वजह से टेक्निकल बग्स आ गए, उसकी वजह से कुछ डिले हो गया। तो इस तरीके के एस्पेक्ट को हम ले सकते हैं। कई सारे क्लासिफिकेशन के इश्यूज जीएसटी में आए, नया नया जीएसटी आया था, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, तो ऐसे कई सारे इश्यूज हमें कुल मिला के ऐसे रीजंस को बनाना है, इस तरीके से करना है कि हम फैक्चुअली कहीं भी डिफॉल्ट को एडमिट ना करें। क्वांटिफिकेशन के इश्यूज कर सकते हैं हम कि जीएसटी में बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज अमाउंट ही फाइनलाइज नहीं हुआ, और मर्केंटाइल सिस्टम की वजह से हमें प्रोविजन करना जरूरी रहता है, तो हमने वास्तव में जो प्रोविजन किया फाइनल प्रोविजन नहीं था, पर हमारे सॉफ्टवेयर ने टीडीएस रिटर्न को उस तारीख से कंप्यूट किया। तो हम ये बताएं कि एक्चुअल पेमेंट कब हुआ और वास्तव में एक्चुअल पेमेंट पार्टी को कब किया हमने, और टीडीएस का पेमेंट कब किया, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ये चाहती है कि सरकार का पैसा कोई लेके ना बैठे। तो हम ये कह देंगे हमने पार्टी को पेमेंट नहीं किया, केवल बुक एंट्री की, तो उस केस में देन वी हैव सम ग्राउंड कि वास्तव में टीडीएस काटना जो हमें था वो या टीडीएस हमने गवर्नमेंट का मनी कब आया, जब उस टीडीएस को हमने एक्चुअल में पे किया, अमाउंट को पे किया क्रेडिटर को, तो उस तारीख से कंप्यूट करेंगे तो उससे भी डिलेस को हम कम कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केसेस को। देन कुछ केसेस में इस तरीके के आर्गुमेंट भी आप ले सकते हो कि जहां पर अमाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी प्रोविजन है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था, अभी एक्सपेंडिचर भी फाइनलाइज नहीं है, कुछ केसेस में पे ही आइडेंटिफाई नहीं होता, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, जैसे कलकत्ता ट्राइब्यूनल का डिसीजन रिलाइज किया। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नए आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, जैसे क्या होता है, आप सबने देखा टीडीएस का हर सेक्शन
कुछ लाइनों से स्टार्ट होता है, क्या होती है, वेयर एनी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे। तो व्हेन डू यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू पे, तो जब तक आपका अमाउंट फाइनलाइज नहीं हो जाता, जब तक बिल नहीं आ जाता, तब तक भले आपने कोई भी प्रोविजन किया हो, बट यू डोंट बिकम रिस्पॉन्सिबल टू पे। जब तक सामने वाला आपसे मांगेगा नहीं, अमाउंट ड्यू नहीं होगा, बिल नहीं आएगा, तो आपने भले बुक्स में प्रोविजन कर दिया, बट स्टिल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे के आर्गुमेंट्स, डीडीएस की जब बात कर रहे हैं वहां हम ये आर्गुमेंट यूज नहीं करते, पर जब प्रोसिक्यूशन है तो वी हैव टू टेक एज मच एज, जितने भी आर्गुमेंट ले सकते हैं वो सब हमें लेना चाहिए। इसके बाद में कई बार ये होता है कि कोई फॉरेन पेमेंट्स है, तो फॉरेन पेमेंट में नॉर्मली हमारे यहाँ रूल को फॉलो होता है क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर टीडीएस के लिए। पर फॉरेन पेमेंट्स के केस में कुछ डिफरेंसेस हैं। फॉरेन पेमेंट में क्या होता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट वर्ड पेड यूज करता है, तो वहां पर हम कर दें कि पेड और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर तो एक्ट का है, और एक्ट और डीटीडब्ल्यू में जो फेवरेबल होता है वो प्रिवेल होता है। तो अगर कोई फॉरेन पेमेंट्स में डिले है तो हम ये बता सकते हैं कि वो तो एक्चुअल पेमेंट से ही काउंट करना है आपको, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन, क्योंकि उसको टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी ही हमारे ऊपर डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर आई एज पर डीटीडब्ल्यू। पहले जो हमने कर रखा था वो तो आउट ऑफ अबंडेंट क्वेश्चन था, उस समय लायबिलिटी नहीं है, हमने केवल एक्सपेंस का प्रोविजन कर रखा था। सिमिलरली जैसे एक केस लॉ मैं आपके सामने शेयर करूंगा, रीजनेबल कॉज हमको बताना है। ये सीक्वेरा कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हुआ कि एसएससी ने प्रोविजन तो कर दिए खर्चों के, पर उसके बाद में क्रेडिटर को पे नहीं किया। अब क्रेडिटर को जब पे किया तभी उसने टीडीएस डिडक्ट किया, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्वेश कर दिया दिल्ली के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर तक उसको सस्टेन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि क्रेडिटर को हम पे नहीं कर पाए और किसी के पास फंड भी नहीं थे। तो ऐसे केसेस के अंदर वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हमें जो रीजनेबल कॉजेज है इट शुड कम आउट। पर डायरेक्टली अगर हम लिख देंगे कि हमारी हार्डशिप थी और फंड नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो एक तरीके से वो एक एडमिशन हो जाता है, तो उसको दूसरे तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अदरवाइज फाइनेंशियल अगर हम बता देंगे तो बोले आपको लॉस है, इसका मतलब ये नहीं आप सरकार के पैसे से बिजनेस चलाओ, आप लोन लेते कुछ भी करते हैं पर सरकार का पैसा आप रिटेन नहीं कर सकते। ये भी कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं विच वी नीड टू कीप इन माइंड। देन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कई बार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और इनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, तो उसमें या तो अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया हो या कोई एक्सपायर हो गया हो तो उनको भी एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये मैं आपको जो डील कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बेसिस पे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड या ये जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अगर व्यक्ति देखता था और उसने छोड़ दिया है तो उसका रेफरेंस दे दें कि ही वाज द पर्सन और वो कभी चला गया है, मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट या कोई पुराना व्यक्ति था उसने लेफ्ट कर दिया है, तो दैट इटसेल्फ विल आल्सो बी अ रीजनेबल कॉस्ट, तो उसका बेनिफिट हमको मिल सकता है। और अगर बाद में एसएससी रेगुलराइज हो गया है तो उस फैक्ट को भी मेंशन करें कि बाद में पहले कोई डिले नहीं था, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, और यहाँ पर भी डिले जो है टेक्निकल कारणों से, एक्चुअल में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। साथ ही जब आप टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो जैसे कोई डिले है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपने डिले रिपोर्ट किया है तो वहां भी आपका बोनाफाइड दिखेगा, इसी देयर वाज अ फुल डिस्क्लोजर। तो हमारा कोई मेंस रिया नहीं था, मेंस रिया हम आगे डील करेंगे, इनकम टैक्स में मेंस रिया को उन्होंने हटा दिया है, बट स्टिल ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, सेक्शन 278 के अंदर मेंस रिया को अज्यूम कर लिया जाता है, बट स्टिल यहाँ पर मेंस रिया नहीं चलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट का काम ढीला ढाला बहुत होता है, तो प्रोसिक्यूशन का नोटिस देने के बाद या जो केस हुआ जैसे डिले हुआ हमारा, उसके 2 साल 3 साल बाद प्रोसिक्यूशन का नोटिस जनरेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हमें फिर लिमिटेशन लेना चाहिए। नॉर्मली लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, बट एक रीजनेबल टाइम तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने परशुराम पॉटरीज के केस में बहुत अच्छी फाइंडिंग दी कि नॉर्मली इट इज ऑलवेज कि स्टेल इश्यूज शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, तो जब भी एक समय हो जाता है उसके बाद में स्टेल इश्यूज, जो पुराने इश्यूज हैं, उनको जितना हम खींचेंगे उतना ज्यादा एसएससी को अनसर्टेनिटी से भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कई सारे डिसीजंस हैं, बोर्ड सर्कुलर्स हैं जो इस एस्पेक्ट को डील करते हैं। तो ये सब आर्गुमेंट्स भी हमें लेने चाहिए। रीजनेबल कॉस्ट का अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये जो एस्पेक्ट है, यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कमिश्नर या जो भी है उनका क्या व्यू है, उनके लिए कौन सा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो आगे से कहते हैं कि आप फाइनेंशियली क्या पोजीशन थी, तो आप उनको बताएं कि फाइनेंशियली लॉसेस थे हमारे, मनी नहीं था और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया। हमें ये नहीं कहना है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया और टीडीएस रोक के रख दिया, क्योंकि दैट इज एडमिशन ऑफ डिफॉल्ट और केस में अगेंस्ट में डिसीजन बहुत है।
पर हाँ हमने थोड़ी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाए कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए टीडीएस का पेमेंट नहीं हुआ। ये कई सारे डिसीजन आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको साइड हम करके इनका एडवांटेज ले सकते हैं। देन हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक बहुत अच्छा डिसीजन कहता है कि ये जो डिले होते हैं जैसे टीडीएस के केसेस हैं, तो डिले कितने, तो नॉर्मली अगर 5-6 महीने का डिले है तो इट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ ह्यूज डिले। बट अब सीबीडीटी के दो सर्कुलर आ गए हैं, एक तो टीडीएस के पर्सपेक्टिव में आ गया है, उसमें कहा है अगर 2 महीने से ज्यादा डिले है और 25 लाख से ज्यादा अमाउंट डिले पेमेंट किया है आपने, तो ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे और आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हो। तो 2 महीने का टाइम दिया है डिले के लिए और 25 लाख का अमाउंट टोटल अमाउंट दे, तो अगर 5-5 लाख करके भी आपके 10 केसेस हैं और उन केसेस के अंदर अगर आपका सपोज 2-2.5 महीने, एक केस में 3 महीने का डिले है और बाकी सब में 15 दिन के डिले है, तो भी डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है। ऐसे केसेस में हमारा जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन है दैट कैन बी वेरी यूजफुल। देन पुराने डिपार्टमेंट सर्कुलर्स को भी हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। जैसे पहले सीबीडीटी की इंटरनल गाइडलाइंस थी कि जहां 12 महीने तक का डिले है तो उस केस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए। 12 मंथ्स तक के डिले इज द रीजनेबल डिले, इट कैन बी एक्सेप्टेड, उसमें समस्याएं नहीं है। बट अगर 12 मंथ से ज्यादा का डिले है तो उसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च होना चाहिए। अब इसको ओवररूल करके इन्होंने केवल 2 मंथ्स कर दिया है, तो ये भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं। देन आर्गुमेंट ये भी आता है कि 276 बी में कोई पीरियड नहीं है, पर ये सब आर्गुमेंट्स कहीं ना कहीं ओवररूल हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च कब होगा या नोटिस कब आया आपको, तो पटना हाईकोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन है सोनाली ऑटो का। इस केस में ये हुआ था कि आपका डिफॉल्ट हो गया सपोज 3 साल पहले और आपका प्रोसिक्यूशन का पहला नोटिस अगर आपको 3 साल बाद आ रहा है, तो पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि इट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। पर अगर हम लीगल बात करें तो लॉ में कहीं भी बार नहीं है, ये कुछ लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस डिसीजन भी हैं जो हमारे फेवर में है। अदरवाइज लॉ में फाइनेंशियल ऑफेंसेस के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सिमिलरली अगर कहीं भी कोई कंप्लेंट है और उसके अंदर टाइम लगा है या मेजर अमाउंट नहीं है या मेजर पीरियड नहीं है, तो उन केसेस में भी फिर वो कंप्लेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। एक मेंस रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम अलग अलग एस्पेक्ट से मेंस रिया को प्रूव करें और मेंस रिया के साथ ही कुछ डिसीजन है, दोनों तरफ डिसीजन मिलेंगे आपको। कुछ डिसीजन ये कहते हैं कि मेंस रिया इज नॉट इम्पोर्टेंट और कुछ कहते हैं कि नहीं मेंस रिया तो होना ही चाहिए। तो विनार एंड कंपनी का डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहता है कि मेंस रिया इज नेसेसरी, मेंस रिया के बिना प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए। सिमिलरली धर्मेंद्र टेक्सटाइल का सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है उसमें भी मेंस रिया को उन्होंने कंसिडर किया है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां मेंस रिया को कंसिडर किया है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि पेनल्टी लगी है नहीं लगी, चाहे वो क्वांटम हो चाहे पेनल्टी सीडीएस मैटर हो, अगर पेनल्टी नहीं लगी है तो अब क्वांटम के रिस्पेक्ट में तो ये डिसीजन आ गया है, बोर्ड का सर्कुलर आ गया है कि जहां पर भी जब तक आपकी पेनल्टी आईसीएजी में कंफर्म ना हो जाए तब तक भविष्य में कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा और 25 लाख के ऊपर तक का जब तक एडिशन नहीं हो तब तक कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा, इसलिए ये भी अपने आप में जरूरी है। अब बारी आती है पेनल्टी की, तो टीडीएस के अंदर पेनल्टी अगर लगाई उसने या इन्वोक करी और ड्रॉप कर दी या डिलीट हो गई अपील में, फिर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। पर अगर पेनल्टी इन्वोक ही नहीं करी और पेनल्टी पे वो गए नहीं और सीधे प्रोसिक्यूशन पे ही गया, तो उन केसेस में फिर प्रोसिक्यूशन सस्टेनेबल है। या कई बार ये होता है कि हमने किसी एडिशन को चैलेंज किया रीओपनिंग पे और वो टेक्निकली एडिशन डिलीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो टेक्निकल एडिशन डिलीट हुआ है, इन केसेस के अंदर या टेक्निकल जो असेसमेंट ऑर्डर क्वेश्चन हुआ है उनमें प्रोसिक्यूशन डिलीट हो जाए, क्योंकि वहां पर प्रोसिक्यूशन उन मेरिट को कोई डील नहीं किया। तो कहीं भी अगर बिल्कुल अटेम्प्ट टू इवेड टेक्स्ट है तो वहां पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ये होता है कि हम एडिशन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो टाइम निकल गया और फिर भी प्रोसिक्यूशन तो लॉन्च उन केसेस में हो सकता है। देन मूविंग अहेड, प्रिंसिपल ऑफिसर की बारी आती है, तो जहां पर भी प्रिंसिपल ऑफिसर सेक्शन 235 में डिफाइंड है, तो अगर उसको सेपरेट नोटिस नहीं दिया कंपनी में आएंगे तो उन केसेस में फिर कई डिसीजन ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन इज नॉट टेनेबल और प्रोसिक्यूशन उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर को अलग नोटिस देना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। साथ ही अभी जो कई सारे प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं उनमें हम कोविड रिलेटेड
डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको रिप्रोड्यूस करें, उनकी पूरी डिटेल्स दें। हम जैसे अपील में फाइल करते हैं और डिटेल पेपर बुक देते हैं, उससे ज्यादा पेपर यहाँ पर दें और हमारे रिप्लाई में ज्यादा पेपर हो, ताकि जब बड़ा रिप्लाई रहता है तो फिगर्स उसके अंदर ज्यादा आते हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को उन फिगर से डील करना हो तो समझना, दे ट्राई टू अवॉइड। कई चांसेस ये कि आपने जितना फैक्चुअल और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए अकाउंटिंग कंटेंट अगर डाला है इसमें, तो प्रोसिक्यूशन कई हद तक बचने की संभावना है। इसके अलावा आप एविडेंसेस की बात करें, क्रॉस एग्जामिनेशन और जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उन सबको इंक्लूड करें। जो भी केस लॉज आपके फेवर में है उनको भी आप साइड कर सकते हैं, जैसे पेनी स्टॉक वाले इश्यूज के ऊपर। और कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पर असेसमेंट हुआ, एडिशन हुए केवल, और उन केस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया बिना अपील के लिए रुके, तो उन केसेस के लिए हम कई सारे डिसीजन को रिलाय कर सकते हैं। कई डिसीजन ये कहते हैं कि आपको कम से कम प्रोसिक्यूशन के लिए अपील का रिप्लाई आने तक तो रुकना था। जैसे आप ये देखें कि नरेश प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन है पटना हाईकोर्ट का, उसमें मैटर जब अपील में पेंडिंग था तो हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं लगाना चाहिए, आपको रुकना चाहिए था, यू शुड हैव केप्ट इट इन अवेयर। सिमिलरली गौरी प्रसाद का भी डिसीजन है पटना हाईकोर्ट का दूसरा। इसलिए कई सारे ऐसे डिसीजन हमें देखने मिलेंगे जो इस कंसेप्ट से डील करते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैंने बात करी। दो सिविलिटी सर्कुलर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस के रिस्पेक्ट में वो कहता है कि 2 महीने से ज्यादा का डिले होना चाहिए और 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिले पेमेंट होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर पाएंगे। और प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया तो कंपाउंडिंग में जाना है तो 30% पर मंथ का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको डिले पीरियड के लिए। दूसरी तरफ 276 की बात करें, मेजर एडिशन है उनकी बात करें, तो उन केसेस में हमें डिपेंड करना है, अपील पेंडिंग है, ये सारे एस्पेक्ट जो एस्पेक्ट हम दे सकते हैं उनके ऊपर हम रिलाय करें। तो उसमें भी सिक्योरिटी सर्कुलर है जो ये कहता है कम से कम 25 लाख से ज्यादा का एडिशन होना चाहिए आपका, और उसकी पेनल्टी आईटीएटी द्वारा कंफर्म की गई होनी चाहिए। जब तक आईटीएटी ने पेनल्टी कंफर्म नहीं करी, यहाँ क्वांटम की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटम में अपील में गए, उसके बाद सेकंड अपील में गए, फिर आईटीएटी गए, तो भी पेनल्टी लगी, पेनल्टी दिया गया, फिर आईटीएटी में जाके अगर पेनल्टी कंफर्म हो जाती है आईटीएटी द्वारा, उसके बाद ही क्वांटम मैटर्स में प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे आपको प्रोसिक्यूशन करना है। पुराने केसेस पे इन्होंने एप्लीकेबल नहीं किया, बट आइडियली इट विल आल्सो बिकम एप्लीकेबल ऑन द ओल्ड केसेस व्हिच विल बी एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्ट डिसीजन जो हम आगे देखेंगे। So this was a basic brief about all the things. कुछ प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे टीडीएस के प्रोसीजर हैं, तो इसमें ऑफेंसिव, प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग को हम डील करेंगे। अब यहाँ आप देखें तो एक स्टैटिस्टिक्स दे रखा है कि पहले कब कितने प्रोसिक्यूशन होते थे और अब कितने प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। तो देयर इज अ ग्रेट स्पर्श, मतलब 2010-11 से 17-18 में देखें तो इन 6-7 सालों में नहीं तो भी 10 टाइम्स हो गए। यहाँ 244 केसेस प्रोसिक्यूशन लॉन्च पहले होता था, तो अब 2200 से ज्यादा केसेस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया है और कन्विक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपाउंडिंग में कई लोग, मैक्सिमम लोग कंपाउंडिंग में जाना चाहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली जेल जाना अपने आप में बहुत सर्कुलेट टास्क। देन मूविंग अहेड, इकोनॉमिक टाइम्स का एक पेपर कटिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट में रेवेन्यू टारगेट वगैरह कम हो रहे हैं या डिपार्टमेंट को जो कलेक्शन कम हो रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चालू कर दिया। इससे लोग डरते भी हैं और कंपाउंडिंग के भी काम होते हैं, कंपाउंडिंग में भी जाते हैं लोग और कंपाउंडिंग फीस देके भी रेवेन्यू के टारगेट बढ़ते थे। इसलिए प्रोसिक्यूशन एमएनसी पे बढ़ाना भी बहुत चालू कर दिया। और प्रोसिक्यूशन तो पहले केवल रेयर सिचुएशन में लगाना रहता था, अब वो हर चीज में लगा रहे हैं। वांचू कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में जेल बहुत आसानी से हो जाती है। वहां पर अगर आपने कोई भी टैक्स इवेजन किया तो तुरंत आपको फटका लॉ या किसी और लॉ में जेल भेज देते हैं। तो वही चीज इंडिया में भी होनी चाहिए और उसको फॉलो करते हुए जो हमारी एज और प्रैक्टिस थी कि प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करता था डिपार्टमेंट भी, वो चेंज हो गई और प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने लगी। जैसे ये 2019 का एक डिसीजन है, इसमें प्रोसिक्यूशन के बारे में बात आया। कई सारे केसेस में 2 लाख से ज्यादा का कैश आपने दिया है, पेमेंट किया है, या ऐसे कई जो ट्रांजेक्शन है, 2 की, इनके नॉन कंप्लायंस पे भी प्रोसिक्यूशन
रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करने पर भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है। और डिपार्टमेंट ने भी इसमें कई सारे अपने इंटरनल गाइडलाइन बना ली कि इससे ज्यादा केस इशू हो तो ही हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। तो बहुत लो लिमिट डिपार्टमेंट ने रखी है इन केसेस के अंदर। देन जो प्रोसिक्यूशन का पूरा कोड है इनकम टैक्स एक्ट में, उसको भी हम डील करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम देखें तो टोटल 29 सेक्शन है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड। 15 सेक्शन तो चार्जिंग सेक्शन हो गए, 7 सेक्शन कंसेप्ट को डील करते हैं कि रिस्पांसिबल पर्सन कौन है, प्रिजम्पशन क्या है, रीजनेबल कॉज क्या है, सैंक्शन कैसे होगी। एक सेक्शन कंपाउंडिंग को डील करता है, 2 सेक्शन कोड सेटअप करने की बात करते हैं अलग, 2 सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है, और कुछ नॉन कॉग्निजेबल प्रोविजन। तो ये कुछ मैट्रिक्स हमने ओवरऑल डिस्कस किया इसमें प्रोसिक्यूशन केस में। अब टीडीएस नहीं काटा कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, केवल पेनल्टी है। पर टीडीएस काट के अगर नहीं भरा है तो फिर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है सेक्शन 273 के अंदर। भले ही आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ भर दिया, उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन आपका लॉन्च हो सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो आपके प्रोसिक्यूशन लॉन्च होंगे। आपको असेसमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाई है और आप नहीं ले जा रहे हो, प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। सर्च के टाइम पे आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। आप अगर एक ऐसे सीसी हो जो देश छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हो और आपसे कुछ डेटा मंगा है तो आप वो सबमिट नहीं कर रहे हो, उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। सेक्शन 269 यूसी यूई यूएल ये सब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, तो इनका कंप्लेन नहीं करने पे प्रोसिक्यूशन होता है। फॉल्स वेरिफिकेशन जैसे गलत एफिडेविट दे दिया या किसी को उकसाया चोरी करने के लिए, उनके में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। इवेशन ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स चोरी किसी ने करी है उसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। उसके अलावा भी और कुछ प्रोसेस है। ये ओवरऑल मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर दिया है। देन कुछ रेलेवेंट कंसेप्ट प्रिजम्पशन। तो मेंसिया को प्रिज्यूम किया गया अत्यधिक के अगेंस्ट को, अत्यधिक को प्रूव करना है वो कैसे ही मानता है। पर ये भले ही एक्ट में दे रखा है, कुछ जूरिस्प्रूडेंस ये भी है कि मेंसिया जब तक नहीं हो तब तक प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, तो आपको प्रूव करना है। रीजनेबल कॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजनेबल कॉज था, क्यों हम लेट हुए। तो अगर आप क्लाइंट से इंटरोगेट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ 2-4-5 रीजन निकल के आ ही जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, सैंक्शन क्या होता है, कमिश्नर से सैंक्शन देगा, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एस्पेक्ट होता है। अब रेलेवेंट चार्जिंग सेक्शन पे जा रहे हैं हम। इसके पहले किसी को कोई क्वेरी हो तो 5 मिनट हम कुछ क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं। कोई रियल लाइफ या प्रैक्टिकल किसी को किसी केसेस में अगर कोई इशू आए हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले हम, या कोई प्रोसिक्यूशन में कोई इशू किसी ने फेस किया हो। आप रेज ऑफ हैंड भी कर सकते हैं तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, या चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं आप अगर कोई इशू हो तो। नो डाउट वो है सेक्शन 276। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो टीडीएस डिले पे अप्लाई होता है। अब ये प्रोविजन क्या कहता है, वेयर इफ अ पर्सन फेल्स टू पे टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट टीडीएस अंडर चैप्टर 17B और टैक्स पेबल बाय एन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, या लॉटरी पे 194B था। ये 3 प्रोविजंस में अगर आपको टीडीएस काटना था और आपने नहीं काटा तो 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, कोर्ट आपको सजा सकती है। क्या कोर्ट 3 महीने से कम की जेल आपको दे सकती है? नहीं। अगर वो सजा सुनाएगी तो मिनिमम 3 साल की सुनाएगी, 3 महीने की सुनाएगी, अदरवाइज केवल 1 महीने की जेल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि फेलियर टू पे का मतलब क्या है। डिले अगर आपने पे किया है तो रेड ऑफ
failure to pay. But failure to pay would include failure to pay without a reasonable cause. तो reasonable cause वाला concept यहाँ पर भी रहेगा. क्या पे नहीं किया, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं. डिडक्ट करके पे नहीं किया वो अपने आप में जघन्य अपराध है. डिडक्ट नहीं किया तो उसके लिए पेनल्टी नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौशल किशोर बियानी का केस है हमारा 256 का. देन टीडीएस अमाउंट अगर कोई छोटा अमाउंट है या कम पीरियड है तो उस केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो विजय सिंह का डिसीजन है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का पी मोटर्स का डिसीजन है, इन केस में यही कहा गया है कि अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना इज नॉट करेक्ट, नॉट जस्टिफाइड. इसलिए आपको यू नीड टू एंश्योर कि इट इज अ हायर अमाउंट, बिगर अमाउंट. छोटे अमाउंट के लिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होना चाहिए. देन moving ahead, कुछ रिलेवेंट कंसेप्ट. पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें इंडिविजुअल का केस है तो वो तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा. कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर है और एचयूएफ के केस में कर्ता को पर्सन रिस्पॉन्सिबल कहा है. ये कंपनी को तो आप जेल में डाल नहीं सकते, तो अल्टीमेटली कंपनी के केस में उसके डायरेक्टर आ जाएंगे और जिनके लिए सेपरेट नोटिस इशू करना पड़ेगा. और एचयूएफ के केस में जो भी उसका कर्ता है वो आ जाएगा, उसको सेपरेट नोटिस इशू करना. ऑफेंसेस बाय कंपनी, तो कंपनी बेसिकली अपराध कर रही है, मतलब यहाँ पे कंपनी के पीछे जो कंपनी के लोग हैं उनका नाम आएगा. कंपनी को आप जेल में डालोगे मतलब कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो आप जेल में रख सकते हो, तो कंपनी कभी भी जेल नहीं जा सकती. तो कंपनी के केसेस में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो जाएगा. अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जेल में जाएंगे, पर अगर वो प्रूव कर दे कि इसके लिए हमने सेपरेट होल टाइम डायरेक्टर बना रखा था, कोई व्यक्ति को ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा था, और अगर ये प्रूव कर देते हैं कि हमारा डे टू डे इन अफेयर को कोई ध्यान नहीं है, तो उस केस में फिर आप प्रिंसिपल ऑफिसर की भूमिका से डिस्चार्ज हो सकते हो. अदरवाइज आपको प्रिंसिपल ऑफिसर मान के प्रोसिक्यूशन के लिए आपको भी कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा. देन मधुमिलन सिंटेक्स, इन सब डिसीजन में यही आ रहा है कि कंपनी पे नहीं ले सकता, पर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन बिल्कुल लॉन्च हो सकता है. उनको सेपरेट नोटिस देके पार्टी बनाना चाहिए. कई सारे केसेस और भी यहाँ डील करेंगे कि 235 में नोटिस जब तक नहीं दिया मैंने, मुझे सेक्शन 35 में प्रिंसिपल ऑफिस का नोटिस देना जरूरी है. शिव सेवक कॉटन के केस में अगर नहीं दिया तो उस केस में प्रोसिक्यूशन सस्टेन नहीं हो सकता. पर डायरेक्टर को अलग से नोटिस नहीं दिया ये ग्राउंड पे, जैसा हमने शिव सेवक का डिसीजन देखा पंजाब हरियाणा का, तो वैसे दिल्ली का हाईकोर्ट का डिसीजन अलग है. तो अगर हमारा दिल्ली का हाईकोर्ट कोई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट का जो वेजिटेबल प्रोडक्ट का डिसीजन था 88/92 उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं. इंचार्ज एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उस समय बिजनेस धंधा कौन दिख रहा था. अगर ये प्रूव कर देते हैं हम तो उस केस में फिर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा. देन एचएफ में कर्ता रिस्पॉन्सिबल रहेगा. मेंस रिया का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 278 का. मेंस रिया के कंसेप्ट के अंदर सर वॉइस अब क्लियर है सलीम जी? आई गॉट अ मैसेज वॉइस वाज डिस्टर्बिंग. अब क्लियर है सर वॉइस? राइट. तो हम मेंस रिया डिस्कस कर रहे थे. मेंस रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और मेंस रिया का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि अगर कोई किसी को गलती से गोली लग गई और किसी ने किसी को जानबूझ के गोली मारी, अगर कोई पुलिस वाला बंदूक लेके खड़ा है और बंदूक के अंदर कोई गड़बड़ हो गई और उसके हाथ में बंदूक थी और किसी को गोली लग गई, तो उस केस में उसका मेंस रिया नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भावना क्या है? एक आदमी पुलिस वाला या कोई जेल के अंदर जिल्लात किसी को अगर फांसी देता है तो वो भी उसको मार रहा है. कोई सैनिक किसी को गोली मार रहा है वो भी उसको मार रहा है. और कुछ केसेस में ये होता है कि कोई कैदी अगर या कोई आदमी किसी का मर्डर कर रहा है वो भी मर्डर है. पर जो जेल में जल्लाद है या जो मिलिट्री का आदमी दुश्मनों को मार रहा है और यहाँ पर जो एक डाकू किसी को गोली मार रहा है उसमें डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? मेंस रिया का. ये मेंस रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मेंस रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये मेंस रिया इंपॉर्टेंट है तो उसको कैसे डील किया जाए? मेंस रिया के लिए इनकम टैक्स सेक्शन 278 में मान लिया है कि देयर इज अ कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड.
मतलब ये एसएससी के ऊपर लाद दिया है, अब आपको प्रूव करना है कि नहीं मेरा मेंस रिया नहीं था। तो मेंस रिया अलग से प्रूव करने के लिए अब इस पर कई सारे डिसीजन हैं। जैसे कुछ डिसीजन तो ये कहते हैं कि इट इज ऑन द एक्यूज्ड, आपको प्रूव करना है कि आपका मेंस रिया नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। इसमें डिपार्टमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आती है मेंस रिया प्रूव करने की, तो वो धर्मेंद्र टेक्सटाइल का डिसीजन है, विनार का डिसीजन है हाईकोर्ट का। तो दोनों तरफ डिसीजन है, हमें हमारे फेवर के सारे डिसीजन को हमारे रिप्लाई में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अनइंटेंशनल डिफॉल्ट है तो प्यारेलाल ताराचंद का डिसीजन की उसमें कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। देन विलफुल इवेंट, कई बार क्या होता है कि कोई एडिशन हो गया हमारा, तो वो डिपार्टमेंट एलेज करेगा कि भैया आपने तो टैक्स चोरी करी है, आपने जानबूझ के किया है, तो वहां हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मेंसिया नहीं था, इट वाज नॉट विलफुल। वो प्रूव कर देंगे तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होता। तो मेंसिया का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली पेनल्टी के लिए मेंसिया नहीं चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन के लिए मेंसिया होना बहुत जरूरी है। और ये जो कल्पेबिलिटी है, तो आप कहेंगे कंपनी तो चोरी कैसे करेगी, कंपनी कैसे सोच सकती है, तो कंपनी पे भी लगेगा थ्रू इट्स डायरेक्टर। तो कंपनी के केस में उसके डायरेक्टर या जो भी पर्सन इंचार्ज है, उनके थ्रू माना जाएगा कि कंपनी ने गलत सोचा या चोरी करी। तो इसलिए मेंसिया का कंसेप्ट दोनों को लगेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन। रीजनेबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजनेबल कॉजेज हर एक चीज के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे शॉप वॉल्स के केस में कहा है कि फाइनेंशियल हार्डशिप इज नॉट अ वैलिड थिंग, इट इज नॉट अ रीजनेबल कॉज। पर दूसरे जो डिसीजन है, सोनाली ऑटो का डिसीजन है, उन केसेस में कहा है कि फाइनेंशियल हार्डशिप इज अ रीजनेबल कॉज। तो इन डिसीजन को कैसे रिलाय करना और कैसे प्रूव करना, कैसे प्रेजेंट करना, दैट इज एन आर्ट बाय देमसेल्फ। अगर आप डायरेक्ट ये डिसीजन फेवरेबल लिख देंगे तो हो सकता है आप कन्विक्ट हो जाए, एक डिसीजन डिपार्टमेंट का फेवर का फॉलो करके वो आपको कन्विक्ट कर दे। तो आपको ओवरऑल केस मल्टीपल काउंट पे फाइट करना पड़ेगा। जैसे अकाउंटेंट के पार्ट पे मिस्टेक हो गई, देयर वाज अ मिस्टेक, तो ये हो सकता है कि यार अकाउंटेंट से गलती हुई है, तो हो सकती है, कोई बात नहीं। इसलिए ये डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के बाद ही होगा, सैंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो अलग अलग प्रोविजन है यहाँ बताए हैं, 275 में सर्च के केस में बिल्कुल अटेम्प्ट टू एवेड टैक्स हो गया। 275 बी में हो गया कि सर्च में आपसे कुछ डिटेल मांगी है, बुक्स मांगी है और आप नहीं दे रहे हैं। एक केस हो गया रिमूवल, कोई अकाउंट ब्लॉक कर रखा है और आपने उसमें एफिडेविट देके छुड़वा दिया और उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, वो अलाउेबल नहीं है। फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ 178, कोई बाहर जा रहा है और उसको असेसमेंट कराना है, वो बुक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या 276 बी के हिसाब से अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है टीडीएस का, उन केसेस, इन सब केसेस में प्रोसिक्यूशन हो सकता है। प्रोसिक्यूशन कौन लॉन्च करेगा, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है। सैंक्शनिंग प्रिंसिपल कमिश्नर से कम कोई अथॉरिटी सैंक्शन नहीं कर सकती, तो ये हमें ध्यान रखना है। सर वैलिड सैंक्शन बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जा सकता। सैंक्शन के बाद में कंप्लेंट फाइल होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, और उसके बाद में हमको बेल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रायल प्रोसीडिंग्स होगी। तो जितना हमारा फैक्चुअल और डिटेल्ड रिप्लाई रहेगा, उतना ट्रायल में हमको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमारा कानून कहता है भले 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दो तीन अगर चार्ज लगाए हमको, तो हर चार्ज वाइज सैंक्शन होगा। एक ऑफेंस सैंक्शन करके दूसरे नहीं करे तो वो एक ऑफेंस तक ही प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, दूसरे चार्जेस इन्वोक नहीं होंगे। ब्लैक मनी एक्ट, फॉरेन करेंसी, जैसे पी चिदम्बरम के सन कार्तिक चिदम्बरम पे लॉन्च किया गया था प्रोसिक्यूशन, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट के हाथ में टूल भी यूज होने लगाएंगे प्रोसिक्यूशन का कंसेप्ट। और जहां पर पेनल्टी वेव कर दिया आपने, तो फिर आपको प्रोसिक्यूशन भी वेव करना पड़ेगा। जहां पेनल्टी डिलीट करती है वहां प्रोसिक्यूशन भी डिलीट करना पड़ेगा। दिस इज अ नेशनल कॉरिडोर। कंपाउंडिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चीफ कमिश्नर को अप्लाई करना है, चीफ कमिश्नर वो 5% 3% की चार्ज और लगा के दे देते हैं केसेस में। अलग अलग अथॉरिटीज हैं कॉम्पिटेंट कि किस अमाउंट से ऊपर कौन प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेगा। कंपाउंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि टीडीएस डिफॉल्ट है 3% पर मंथ, और यहाँ पर टैक्स पेनल्टी एंड अमाउंट इक्वल टू पेनल्टी इज द कंपाउंडिंग फी। कंपाउंडिंग राइट नहीं है, कंपाउंडिंग के लिए कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको ठीक लगेगा तो कर देगा। पर नॉर्मल डिपार्टमेंट को इतनी फीस मिलती है इसके लिए कि डिपार्टमेंट कंपाउंडिंग के लिए एग्री कर लेता है। कंपाउंडिंग का प्रोसीजर आपको जैसे ही ऑर्डर मिला है, पेंशन मिला है, तब भी आप जा सकते हैं, उससे पहले आपको नोटिस मिला है तब भी आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं।
इनकम टैक्स में अगर टैक्स चोरी है या ऐसा टैक्स इवेजन है तो वो कंपाउंडेबल होता है, पर कई सारे ऐसे भी एस्पेक्ट होते हैं, अब उसमें भी नॉट कंपाउंडेबल कि एक बार आपको अगर कन्विक्ट कर दिया फिर कंपाउंडिंग नहीं होगी। कंपाउंडिंग जब तक आपका ट्रायल चल रहा है और आपको कन्विक्ट घोषित नहीं किया तब तक आपका ऑफेंस कंपाउंडेबल होता है। कई सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जैसे मैंने बताया कि 100% ऑफ टैक्स ऑट टू बी इवेटेड, मतलब पेनल्टी के बराबर का अमाउंट कम से कम इसमें लेंगे। अगर किसी की पेंडिंग अपील है तो उस केस में बिल्कुल आपकी कंपाउंडिंग हो सकती है 2 बार। कुछ और मिसलेनियस डिफेंसेस भी होते हैं इन केसेस में, जैसे प्रिंसिपल कमिश्नर को हम अप्लाई करें, इसमें इम्यूनिटी दे दें। अगर हमारा एडिशन ही डिलीट हो गया है या पेनल्टी ट्रिब्यूनल ने डिलीट कर दी है या सीआईटी ने किसी भी लेवल पर पेनल्टी डिलीट हो गई, पेनल्टी लगी थी और डिलीट हुई या पेनल्टी का नोटिस दिया था और ड्रॉप हुई, उन सारे केसेस में भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता। अगर एडिशन ही डिलीट हो गया उन केस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता। और हमने बताया टेक्निकल ग्राउंड पे रीओपनिंग क्वेश हो गया तो एडिशन भले ही इनवैलिड हो गया कॉन्सिक्वेंट, तो उस केस में 148 हो सकता है, उस केस में प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। क्रिमिनल एक्शन असेसमेंट और रीअसेसमेंट से हमेशा लिंक होता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा भी कई केस लॉज में हेल्ड किया हुआ है। लॉ ऑफ लिमिटेशन इस पे नहीं लगता है क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस एरिया के ट्रीटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1974 का, इसलिए आप आराम से लगाएं क्योंकि इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। पर अगर लेट लगाया तो हम जरूर उसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डिसीजन है उसको कोर्ट कर सकते हैं। कई बार प्रोसिक्यूशन बहुत लंबा चलता है, तो वो जितना लंबा चलता है उतना आदमी मेंटली भुगत देता है, तो उन केसेस में भी प्रोसिक्यूशन ड्रॉप किया है। 15-15, 20-20 साल प्रोसिक्यूशन चलता रहा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रोसिक्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिस दिन आपने ऑफेंस किया था, अगर आप 70 साल के या उससे ज्यादा है, आपने ऑफेंस किया 65 में और आपका प्रोसिक्यूशन 70 में लॉन्च हुआ तो वो हो सकता है। और जिस दिन आपने आपका जो डिफॉल्ट है उस दिन अगर आप 70 साल के हो तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं कर सकते, ऐसा बोर्ड ने कहा। कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ से कोई गलत रिटर्न फाइल कराते हैं, आगे करवा के चले जाता है, हमको जो इन्फॉर्मेशन की उस बेस पर हमने रिटर्न फाइल कर दिया, तो उन केसेस में भी देयर आर प्रॉब्लम, देयर आर इश्यूज। उन केस में फिर हमारे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एडवोकेट है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरी गलती से नहीं हुआ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने एज इट इज रिपोर्ट करी, तो आई डू नॉट हैव एनी फॉल्ट ऑफ माय ओन। कई सारे केस लॉज भी हैं, अल्टरनेट डिफेक्ट मैकेनिज्म भी है, जैसे सेटलमेंट कमीशन था, पर अब नए केसेस में तो वो एप्लीकेबल नहीं रह गया है। सेटलमेंट कमीशन इज वन, आप पेनल्टी को अच्छे से फाइट करें और पेनल्टी अगर आपकी डिलीट हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देन कुछ रिसेंट डिसीजंस और हैं जो मैं आपको प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट प्रोसिक्यूशन व्हिच आई ट्राइड टू कवर। जहां पर भी एडिशन हुआ है तो वहां 276P और 277 में बिल्कुल अटेम्प्ट टू इवेट टैक्स होना चाहिए, तो दोज आर इंपॉर्टेंट। So these were all about the prosecution issues which are there and which we need to pay. अब जब एक बार ट्रायल कोर्ट में चले जाता है तो वहां पर भी तेरा डिफरेंट ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, और जो लॉयर डील करते हैं, सामने वाले को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, सामने वाले को ट्रायल करते हैं। ट्रायल इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। जो ट्रायल के अंदर आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, और पहले से ये होता था कि जो ऑफिसर ने लॉन्च किया है उसको फिर रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद भी कोर्ट में आना पड़ता था। तो आप उसको भी पार्टी बनाएं, जब भी ट्रायल हो रहा है तो अपनी तरफ से जब भी आप रिप्लाई करेंगे तो उसको पार्टी बनाएं, उसको समन इशू करवाएं, उसको नोटिस करें। तो उस केस में फिर डिपार्टमेंट चाहेगा कि यार ये बहुत लंबा नहीं खींचे, और उसका डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट डाले। तो ये सब एस्पेक्ट को भी हमको ध्यान में रखते हुए प्रोसिक्यूशन को डील करना है। So this was all about the practical aspects to deal with prosecutions which are getting lodged in income tax on delay of TDS and in case of addition issues which I have covered. कहीं भी prosecution launch हुआ है, penny stock के केस में हुआ है, तो उस केस में हम ये भी क्लियर ले सकते हैं कि ये ITAD में अभी तक पेनल्टीज कंफर्म नहीं हुई हैं और ये डिबेटेबल इशू है, तो इस पर प्रोसिक्यूशन नहीं बनता। जहाँ पर भी नोटिस आया है वहाँ उसको बेंच में रखने के भी रिप्लाई दें
बट फर्स्ट रिप्लाई जो जाना चाहिए इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका रिप्लाई स्ट्रॉन्ग गया तो 276 में तो ये देखा गया है कि कई केसेस में प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर देते हैं। 276 में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि टीडीएस के केस में अगर हम स्ट्रॉन्ग केस बना के ले जाएं तो ही प्रोसिक्यूशन ड्रॉप होता है, अदरवाइज दे ask you to go for compounding, which is a very heavy expenditure. So thank you very much for giving me opportunity, Indore branch chairman KPG and my colleagues in the branch, for giving me opportunity to deal with this very important topic for the members. Thank you very much for such a patient hearing. Now I think we can cover the query. सलीम जी का क्वेरी है, कैन अ डायरेक्टर ऑथराइज अकाउंट मैनेजर टू कंप्लाई इनकम टैक्स टू एस्केप लायबिलिटी ऑन हिमसेल्फ? सर उसको प्रूव करना पड़ेगा, और अगर वो जो अकाउंट मैनेजर के ऊपर डाल रहा है, अगर अकाउंट मैनेजर बोलते कि नहीं अल्टीमेटली तो साहब ही डिसीजन देते थे और साहब ने मना किया, तो फिर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन के अंदर। तो अल्टीमेटली कोई भी बलि का बकरा आपका एम्प्लॉय भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, या तो कोई छोड़ के चले गया और आपने उसको प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए कर दिया, और उसके बाद में ये लग रहा है कि यार प्रोसिक्यूशन में इस तरीके के आपने जो पेज खड़े कर दिए तो वो ड्रॉप हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर लॉन्च होगा तो वो भी पार्टी बनेगा, आपको भी पार्टी बनाएंगे, एंड देयर विल बी वेरियस इश्यूज ऑन दिस टॉपिक। राइट, एनी अदर क्वेरीज? और कोई क्वेरी हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, वील अनम्यूट यू एंड डिस्कस द queries or any practical problem faced by any member in this regard, so we can take it. What is small amount to raise prosecution? देखिए सर, 25 लाख इज द अमाउंट विच इज नाउ कंसिडर्ड। 25 लाख से कम का अमाउंट रहता है तो प्रोसिक्यूशन उन केसेस में आप बोर्ड सर्कुलर हैं उसके तहत लॉन्च नहीं होगा। 25 लाख इज द अमाउंट, एंड टीडीएस के केसेस में 2 मंथ का डिले है विच इज, तो 25 लाख इज द अमाउंट ऑफ एडिशन इनकम का टैक्स नहीं है। 25 लाख से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन है या 25 लाख से ज्यादा का टीडीएस लेट पे किया है आपने तो होगा। मेंस रिया, आर्यन जैन साहब का क्वेश्चन है, मेंस रिया क्या होता है? सर मेंस रिया मतलब आपकी भावना क्या है, जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी जो भावना है आपने किस इंटेंशन से किया है, मेलाफाइड इंटेंशन, मेरी दुर्भावना, उसको मेंस रिया कहा जाता है। अगर मैंने किसी मैंने देखा कि कोई आतंकवादी आ गया है या कुछ कर रहा है और मेरे पास गन है और उससे मैंने उसको गोली मार दी, तो यहाँ पर मेरी भावना खराब नहीं है, मेरी भावना ये थी लोगों को बचाने की। पर अगर मैंने जो है मेरा किसी दुश्मनी है और उसको जाके अपना बदला निकालने के लिए गोली मार दी, तो वो मेंसरिया है। तो मेंसरिया मतलब दुर्भावना से, कोई अगर गलती से मेरे किसी को धक्का लग जाए और वो गिर जाए और वो मर जाए, तो उस केस में मेरी दुर्भावना नहीं थी, मेंसरिया नहीं था, गलती से ये हो गया। तो गलती से कुछ होना और जानबूझ के दुर्भावना से मरने के इंटेंशन से करना, तो दैट इज मेंसरिया। तो वैसे ही मैं टैक्स चोरी करने की मेरी भावना थी, मैं चाहता था मैं टैक्स चुराऊं और अपने आप को अमीर बनाऊं, तो वो मेंसरिया कहलाएगा। पर गलती से अगर मेरा कोई ऐसा डिले हो गया किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, या मैं नहीं कर पाया, मेरा सर्वर ने काम नहीं किया, तो वहां पर देयर इज अ रीजनेबल कॉज, वहां मेरा इंटेंशन नहीं था टैक्स चोरी करना या टैक्स के पैसों को यूज करना। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मेंसरिया व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने बोनाफाइड प्रूव करने हैं, जैसे आपने बोनाफाइड प्रूव कर दिए, ये प्रूव हो जाएगा कि आपका कोई मेंसरिया नहीं था वहां पर। Any other issues or queries? You can raise hands also. Any other doubt or any other query, we can cover it. हमारे सीनियर मेंबर्स कई लोग हैं, गोविंद अग्रवाल जी दिख रहे हैं मुझे, कई लोग जो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस के अंदर हैं एंड हु आर डीलिंग डे टू डे विद दिस कांसेप्ट। So anybody if you want to supplement or discuss, we can now the forum is open for queries. I think if there is no query, Kirti bhai, can we conclude? Right. So I believe there is no query.
So, on behalf of Indore branch of CIRC, of ICI, and my own behalf, I would like to thank everybody who have joined today's webinar on this issue. And I hope this would be very useful to everybody. And we all should take interest in the civil procedure code, criminal procedure code, because now times are changing. This kind of prosecutions are getting launched in case of financial offences very soon, day by day. So we should be aware of all these concepts, and definitely it would help in exploring new areas of practice. So thank you very much for such a patient hearing.